अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इलेक्शन की तारीख को लेकर जितने इब्हाम थे वो दूर हो गए हैं। आखिरकार इलेक्शन की तारीख का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर तय पा गया। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात होंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो सदर के बार बार ख़त लिखने के बावजूद इलेक्शन की तारीख तय करने के अमल में सदर से मुशावरत के लिए किसी सूरत तैयार नहीं नज़र आ रहे थे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद ये अज्यूम किया जा रहा था कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर उनके पास है। अदालत के हुक्म पर बिलाखिर सदर के साथ मुशावरती टेबल पर बैठे, कंसेंसस किया और एक तारीख तय की। इलेक्शन कमिश्नर को बिलाखिर एक मेज़ पर बिठा दिया गया। अदालत की जानिब से एक तारीख पर कंसेंसस हो गया। अब मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात कराने से मुतालिक एक केस था जिसकी समाअत चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की जानिब से की गई। अदालती हुक्मनामा जो सामने आया उसमें क्या कुछ है, उसमें ये कहा गया है कि जी इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना होने से पूरे मुल्क को तशवीश हुई। हुकूमत 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। फिर ये भी कहा गया कि आइन से इन्हिराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं है। हर आइनी ऑफिस रखने वाला और आइनी इदारा बशमूल इलेक्शन कमीशन और सदर आइन के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। फिर अदालत ने यह करार भी दिया कि इंतखाबात का मामला तमाम फरीक़ैन की रजामंदी से अब हल हो चुका है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदगान से महरूम नहीं रखा जा सकता और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि हर रियासती इदारा पुख्तगी और समझदारी के साथ चलेगा। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा, एक आज़म उन्होंने किया कि मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात हर सूरत कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। तो अब आगे क्या होगा, कौन से सियासी इत्तेहाद बनने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात किस बयानी पर लड़ेगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार खालिद साहब, नजमुस साकिब साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद होंगे, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली भी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। राव खालिद साहब, सबसे पहले अगर इससे पहले कि कौन सी नई सियासी सबबंदियाँ होने जा रही हैं, इस पर बात करने से पहले अगर हम ज़रा थोड़ी इस पर भी बात कर लें कि ये जो एक मुलाकात हुई सदर की, इलेक्शन कमिश्नर की और मामला तय पा गए, ये पहले भी तो हो सकती थी। कुछ दिन बच जाते, जो आइनी बहरान एक खड़ा हुआ था वो ना खड़ा होता। आप क्या कहेंगे इस पर? यकीनन बहुत इम्पोर्टेंट ये सवाल भी है और एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ऐसा जिसको बारे में फ़ैसला होना चाहिए। भले सुप्रीम कोर्ट अपने उसमें जजमेंट में करे इसके बारे में, भले इदारे आपस में बैठ के तय करें कि ये मामला कैसे चलेंगे। आप देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पंजाब केपी असम्बली आज तक, जब तक ये तारीख अनाउंस नहीं हुई, हम किस किस्म के मराहिल से गुजरे हैं। एक सियासी बेचैनी, सियासी बेयकीनी फैली है इस वजह से कि ये लोग किसी करवट ये ऊँट बैठ ही नहीं रहा था। कभी इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अजीबोगरीब किस्म के बयान दिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब चीफ जस्टिस बंदयाल थे तो वो भी गैर ज़रूरी तौर पे उन्होंने लटकाया, लेकिन उन्होंने 14 मई की डेट दे दी थी। उसके बाद ये तय था कि आइन जो कहता है वो जाहिर है हर चीज़ से बाला है और सबसे इम्पोर्टेंस उसकी है, सबसे जो प्रायोरिटी है उसकी होनी चाहिए। तो उसकी बजाय एक कानून बना के कहा गया इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तारीख का, तो ये मजाक उड़ाया गया। ये मजाक भी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है और ये मजाक भी ख़त्म होना चाहिए कि जिसका दिल करे कि इधर खींच के ले जाए, दिल करे इधर खींच के ले जाए। अगर आपको याद उस वक्त जो फैसला लिखा गया था, मैं जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने लिखा था फैसला 14 मई वाला, उसमें उन्होंने बड़ा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी थी, रादर दो। एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो आपका फ़र्ज़ है उसको पहचाने। अगर इख्तियार कोई है आपका, वो फ़र्ज़ पे गालिब नहीं आ सकता। इलेक्शन कराना आपका फ़र्ज़ है, ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और उसको इख्तियार के तौर पे आप इस्तेमाल करके तारीख को आगे पीछे कर दे। दूसरा, उन्होंने उसमें एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि अगर इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद में ये चीज़ छोड़ दी जाए तारीख की और मामला तय करने की कि फ़ंड मिले हैं, साफ शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो ये फिर कभी इलेक्शन नहीं होंगे और ये जमहूरियत के लिए जहर कातिल होगा। तो इन ऑब्जर्वेशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी कोई होश के नाखुन नहीं लिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को उन्हें फोर्स करना पड़ा, उनको ये कहना पड़ा कि ये आपका इख्तियार नहीं है, जिसका इख्तियार है उनके पास जाए, उनसे बैठ के बात करें और इस मामले को तय करें और हतमी तारीख हमें दे। तो इस तरह से अगर करना था
तो फिर आप क्यों इस शर्मिंदगी आप उठाने के लिए इतना सा आपने इंतजार किया? आप खुद फैसला करते, इज्जत से ये सारे मामला तय होते, मुल्क के अंदर जो एक फिजा बनी हुई थी बेयकीनी की, वो बहुत पहले ख़त्म हो जाती। लोगों को एहसास होता कि उनका इख्तियार जो है वोट देने का, वो अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। लोगों को भी कुछ यकीन होता, लोगों को कुछ बेहतरी के आसार नज़र आते। अब जबकि अफवाहें सारी दम तोड़ चुकी हैं इस तारीख आने के बाद, उम्मीद है जो थोड़ा बहुत कोई लोगों को शक शुबा रह गया है वो शेड्यूल आने के बाद हो जाएगा। लेकिन सदर साहब का भी जरूर जिक्र करना चाहिए। सदर साहब ने भी किसी हद तक जो है ना, उन्होंने भी बहुत कह लें कि सुस्ती का और एक अपने इख्तियार को इस्तेमाल ना करके उन्होंने भी एक मुनासिब ये काम नहीं किया। उनके जब उनको पता है आइन में लिखी हुई है, ये मेरे इख्तियार लिखा हुआ है, तो मुझे तारीख दे देनी चाहिए, तो ये उन्होंने ना दे के उन्होंने भी बड़ी ज्यादती सही है जी। नजमो साकिब साहब, चलें ये इबाम तो दूर हुआ कि इलेक्शन होंगे कब, लेकिन क्या इस फैसले के बाद ये इबाम दूर हो पाया है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार आखिर किसका है? और क्या सुबकी की बात है ये इलेक्शन कमिश्नर के लिए, जो कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट के तहत पूरा इख्तियार लिए हुए थे कि मैं दूंगा तारीख, सदर की एक नहीं सुननी, उनके लिए ये सुबकी कह सकते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक नई चीज़ देखी यहाँ पे कि आइन जो है, जो आइन पाकिस्तान है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट नाम की कोई चीज़ है जिसकी बुनियाद के ऊपर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वो ख़त का जवाब दिया बड़ी डिरोगेटरी वे में कि जी ये आपके पास तो सदर साहब आप मुझे बुला ही नहीं सकते, आप बात ही नहीं कर सकते, आप जो है वो इस मामले में ना आए वगैरह वगैरह। तो हमने आइन और इलेक्शन एक्ट का तसादुम देखा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो खुशखबरी मिली उससे कम से कम एक चीज़ जो है वो, बाकी चीज़ें भी तय हुई लेकिन एक चीज़ ये तय हुई कि आइन सुप्रीम है। दूसरी बात यह है कि सदर साहब के बारे में जो हमें कल पता लगा, एक हैरान कुन हमें बात पता लगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुत से ही हम तक पहुंची, कि जो आप नहीं कर सकते थे वो आपने किया, यानी असेंबली तहलील कर दी, और जो आप कर सकते थे वो आपने नहीं किया, यानी आपने डेट नहीं दी। अब ये है कि ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है, लेकिन हालात चूंकि स्टेक्स इस वक्त इतने हाई हैं और बाकी चीज़ों के, कि उसमें शायद इस तरफ कोई इंक्वायरी ना बैठे ना देखे कि वाकई वो तहलील कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, और अगर वो नहीं कर सकते थे तो उन्होंने क्यों किया, और क्या हम रेट्रोस्पेक्टिवली उसकी तरफ वापस जा सकते हैं, क्या उसको हम दोबारा से देख सकते हैं कि नहीं। चूंकि स्टेक्स हमारे हाई हैं, और स्टेक्स क्या हैं कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और उसमें हमने बड़े यानी खुले बाजुओं के साथ हमारे अपने जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बहुत सारी बातें सुनी और अच्छी अच्छी खुशखबरियां मिली। उसमें एक खुशखबरी ये भी थी कि अब से लेके 8 फरवरी तक किसी किस्म का कोई शक व शुबा पैदा नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में भी, और खुसूसन यानी जो आपके चैनल्स हैं कि उसमें कि ये हो रहे हैं। अब 2-3 बातें गुजारिशात के साथ जी, वो अगर पहुंच जाएं यानी ऊपर वाले खाने में तो बड़ा अच्छा है। पहली ये है कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं, 8 फरवरी को हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी हमारी पूरी कौम को इसकी ख्वाहिश थी, ये पूरी कौम की दुआएं थी इसमें कि इलेक्शन तो हो, और वो एक डेट आ गई। पहली तो ये है कि इस डेट को अब आपने पक्का रखना है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदारी ले कि 8 फरवरी को ये हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई चीज शेड्यूल नहीं हुआ जी। अभी तो हल्का बंदियों की वो 500 पता नहीं 72 एप्लीकेशंस रहती हैं वगैरह वगैरह, पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्शन का होना इटसेल्फ ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में कितने इलेक्शन हुए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। जरा साफ और शफाफ इलेक्शन की भी बात कर दीजिए कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इसको नहीं कर सकती मेक श्योर तो वो कुछ ऐसा करे कि हुकूमत को, क्योंकि याद रहे कि निगरान हुकूमतों के जो वज़राए आला हैं या वजीर आजम हैं या जो इस वक्त फेडरल कैबिनेट है वो निगरान हैं, और उनकी क्या सियासी वाबस्तगियां किस चीज के साथ हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ इलेक्शन कराना जो है वो बुनियादी चीज नहीं है, बुनियादी चीज ये है कि उसको साफ और शफाफ किया जाए। अब तमाम सियासी जमातों ने मिन हैसुल कौम
इसको खुशामदीद कहा है कि जी 8 फरवरी को होगा, तैयार रहेंगे। सिर्फ एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, वो मुझे ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जी, वो किसी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि वो उनको कभी भी नहीं मिली। लेकिन मैं हैरान हुआ, वो होते हैं ना कि आपको यानी मुतजाद उसके साथ ही आ जाते हैं। जी जी, उनके मुताबिक कल उन्होंने जो बयान दिया कि उन पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में किसी भी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इस दफा भी नहीं मिली, ना मिलेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी इक्तदार में आएगी, हम जीतेंगे। हाँ। तो इस तरह के 3-4 सवालात हैं जो हमारे सामने हैं कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो फिर आप इख्तिदार नहीं में कैसे मिली आएंगे? या नहीं मिलेगी, हाँ। तो जरा बता दीजिएगा कि फिर आप जीतेंगे कैसे। ये बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद अली साहब अगर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चलें वो हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। राव खालिद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है नजमुल साकिब साहब ने, आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि चलें जी टाइमलीनेस तो इंश्योर कर दी ना, वो पत्थर पे लकीर वाली बात भी आ गई थी कल अदालत में। शफाफियत कैसे इंश्योर की जा सकती है? शफाफियत इंश्योर करने के लिए अदालत क्या कर सकती है? क्योंकि कल पीटीआई के मैं वकील की भी गुफ्तगू सुन रही थी, अली ज़फ़र साहब, वो कह रहे थे कि अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र ना आई तो हम अदालत से रुजू करेंगे। इस ज़मीन में अदालत कुछ कर सकती है? देखिए, अदालत सरेदस्त तो कुछ नहीं कर सकती, बल्कि उन्होंने जो हमने बात की कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है, उसको भी ओपन छोड़ दिया सरेदस्त। उन्होंने कहा इसके बारे में हम फिर फैसला करेंगे कि ये इख्तियार किसका था, किसका नहीं था। सही कह रहे हैं, तो देखिए शायद तफसीली फैसले में वो कुछ उसका जिक्र करे। तो अदालत, इसलिए अदालत के पास जो ऑप्शन है वो ये है, जो इंडिविजुअल केसेस हैं, किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, हाँ, किसी के हल्के का कोई मसला आ जाता है, कोई काउंटिंग इलेक्शन के बाद का मसला आ जाता है, तो वो ट्रिब्यूनल में और फिर अदालत के पास वो चीज़ें आती हैं। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने की बारी आती है तो जो खदशात पीटीआई के हैं, उनको ये खदशा है कि शायद हमें हिस्सा ना लेने दिया जाए, शायद हमारे इंतखाबी निशान का भी उनका मसला चल रहा है। तो वो उस हवाले से शायद बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई रुकावट हुई इस किस्म की कि इलेक्शन में अगर हिस्सा लेने के हवाले से उन्हें कोई मुश्किलात पेश आती हैं, इंतखाबी निशान के हवाले से मुश्किलात पेश आती हैं, या उनके चेयरमैन जैसे अभी वो क्वालिफाई नहीं कर रहे तो उनकी क्वालिफिकेशन के हवाले से या बाकी उनके कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन के हवाले से मुश्किलात पेश आती हैं, या फिर जलसे जुलूस के हवाले से जो उनको है कि बाकी पार्टी जलसा कर रही है, हमें इजाज़त नहीं मिल रही जलसा करने की, तो हम कैसे जलसा करेंगे। तो उस हवाले से जी वो इस किस्म की जो रुकावटें हैं उसके हवाले से तो वो यकीनन अदालत से रुजू कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो इलेक्शन प्रोसेस है इटसेल्फ, उसमें तो पहले ये था कि इलेक्शन कमीशन अदालती जो अमला होता था मोस्टली कोर्ट्स फैसिलिटेट करती थी, जजेस वगैरह, रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर वगैरह वो दे देते थे, रिटर्निंग अफसर खास तौर पे दे देते थे। अब पिछले इलेक्शन में उन्होंने जब अभी इलेक्शन पंजाब और केपी की जब बात हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से वो बेसिकली आएंगे, तो उसमें भी अदलिया का रोल उस तरह से नहीं होगा। तो इसलिए अदलिया का रोल तो एक लिमिटेड हो सकता है इसमें। जो साफ और शफाफ की जो बात है वो इंश्योर करना है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन किस तरह से इंश्योर करेगा, जैसे उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन को अलाउ कर दिया है कि वो आए। उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग है, प्री इलेक्शन जो हल्का बंदियाँ जो हुई हैं उसमें शफाफियत हो, लोगों के इतराज़ात है वो दूर किए जाए। वोटर लिस्टों का इशू आ जाता है, फिर वोटर लिस्टों में 2018 में एक इशू आया था, वो इंश्योर इनको करना चाहिए कि लोग वोट डालने जब गए तो उनको पता चला उनका वोट किसी और पोलिंग स्टेशन पे है, इसमें नहीं है, जबकि उनको जो ओरिजिनली दिया गया इनके वो नंबर भी था जिस पे आप भेज के अपना चेक कर सकते थे पोलिंग स्टेशन, वो भी था। सब कुछ होने के बावजूद लोग उस पर जाते थे तो पता चलता था कि नहीं जी आपका वोट यहाँ तो नहीं है, आपका वोट तो इस्लामाबाद वाले का जेलम चला गया, जेलम वाले का इस्लामाबाद आ गया। तो इस किस्म की जो हैंकी पैंकी किसी लेवल पे होती है उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन का मुश्किल काम है, इलेक्शन डे तक उनको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, और रिजल्ट अनाउंस करने के हवाले से डीआरएस का जैसे इशू हुआ था उसका सिस्टम जो बैठ गया था, तो वो इस हवाले से भी उनको देखना पड़ेगा कि अपने सिस्टम्स को, अपने प्रोसेस को वो साफ शफाफ रखे और एफिशिएंट रखे, ताकि ये कोई इलेक्शन के बाद नया हंगामा शुरू ना हो जाए। ज़ाहिर शफाफियत इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है।
नजबू साकिब साहब ज़रा आ जाते हैं अब कि कौन सी नई दोस्तियां होने जा रही हैं सियासी तौर पे, कौन सी नई दुश्मनियां होने जा रही हैं, क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? अगर मोटी मोटी बात कर ली जाए, कौन सी पार्टीज़ को आप इकट्ठे बैठते देख रहे हैं, कोई अलायंसेस बनते देख रहे हैं, या फिर सीट एडजस्टमेंट तक शायद रहे बात और कोई इत्तेहाद ना बने? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान की जो एफ पार्टी है उसके साथ वो बैठते हैं तो क्या अचंभे की बात है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो बाकी दूसरी जमातों को, ख़ासतौर पे बलोचिस्तान की और KPK की जो है वो एक दो के साथ मिल के बात करते हैं तो क्या अचंभे की बात है। फिर जब हम सिंध में देखते हैं तो MQM का जो हिसाब किताब शुरू हो रहा है, जो एकदम से उनकी पतंग लग रहा है कि वो बड़ी ऊंची उड़ेगी, उनके साथ अगर कोई बाकी पार्टियां वहां मिलती हैं तो क्या अचंभे की बात है। असली अचंभे की बात क्या है? असली हैरानी की बात वो है जो कि मैंने कल परसों से सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अखबारों में देख रहा हूं, रिपोर्टें आ रही हैं कि PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये किसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि अगर कोई ग्रैंड अलायंस बनती है या कोई एक ऐसा मजमा बनता है या कोई ऐसा ग्रुप बनता है या कोई ऐसा ड्राइंग रूम है जिसमें सारी पार्टियां बैठेंगी तो PTI क्या करेगी। और अगर वो उसके चेयरमैन वही रहते हैं जो कि क्राइम यही कह रहे हैं कि वही चेयरमैन रहेंगे, क्योंकि ना तो उनका कोई बेटा है ना कोई उनकी बेटी भांजी भतीजी है जो सामने आएगी, तो वो किसी को नॉमिनेट करेंगे। अब वो नॉमिनेट किसको करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने जीते जी किसी को करेंगे। तो जीरक सियासतदान है उनकी पार्टी में, वो क्यों नहीं किसी को मुंतकिल कर देते अपनी जो चेयरमैनशिप है या जो भी इख्तिदार है फॉर द टाइम बीइंग? अगर तो ये हो तो फिर तो बहुत सारे रामीन, क्यों बहुत सारे हैं। क्यों एक आदमी ये चाहता है कि उसका भाई प्राइम मिनिस्टर बने और उसकी बिटिया जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो? क्यों ये होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा आता है तो वो कहता है जी कि असल में तो ये पार्टी हमारी है, या किसी प्राइम मिनिस्टर के जो शोहर नामदार हैं वो उस पार्टी के बन जाते हैं हेड। फिर तो बहुत सारे क्यों आ जाएंगे। लेकिन हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो है ना वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कबूल दिमागी तौर पे तो हम नहीं कर सकते कि भाई क्या ये कोई खानदानी मसला है, लेकिन हम देख रहे हैं। और याद रहे कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हम देखते हैं। आप यानी इंदिरा गांधी को देख लीजिए, आप जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर को देख लीजिए, आप क्लिंटन को देख लीजिए, उसकी बेगम को देख लीजिए। तो कुछ ना कुछ जो है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरा जो इस वक्त है, अगर तो PTI को ये यकीन हो जाए कि उन्होंने इलेक्शन में उनको इजाजत मिल जाएगी, उनका इंतखाबी निशान उनको इजाजत मिल जाएगी, और चाहे जेल में ही रहे उनके चेयरमैन, लेकिन यह कि वो किसी वजह से इलेक्शन लड़ सकेंगे, तो उस वक्त उनको ये ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ेगी जो कि मैं 2 दिन से सुन रहा हूं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ करेंगे। अब वो नून लीग के साथ क्यों नहीं करेंगे? उसकी बुनियादी वजह यह है, ये नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है और ये नापसंद है और फलाना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी वजह से एक गुड्डी जो चढ़ी है ना सिंध में और कराची में, खासतौर पे MQM की, एक दूसरी गुड्डी पंजाब में चढ़ी हुई है। और वो गुड्डी किसकी है, वो पतंग किसकी है, वो हम सबको पता है, वो मुस्लिम लीग नून की है। तो उनको असली मुकाबला उनका पंजाब में होगा और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून के साथ। पीपल्स पार्टी को इसका ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जिस तरह के हमें पता है कि उनकी पंजाब में क्या पोजीशन है, सिंध के अलावा वो चाहते हैं कि 4-5 MNAs जो हैं वो कम से कम पंजाब में भी मिल जाएं। तो अगर ये दोनों मिलते हैं तो बात बनती है। अब क्या ये बात आगे ये बेल मुंडे चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कौन से अलायंसेस बनने जा रहे हैं? जैसे बिलावल भुट्टो ने बात की कि PTI के साथ मिसाक़ जमहूरियत करना है, आप देख रहे हैं इनको एक मेज़ पे आते हुए। और फिर इस बात पे भी ज़रा कमेंट कर दीजिए कि अगर हम देखें तो थोड़ा समझदारी का मुजाहरा तो यहाँ पे यही नज़र आता है, जैसे बाकी पार्टीज़ ने भी किया कि किसी को इख्तिदार दे दिया, पार्टी की बागडोर दे दी, और फिर जब मामला सेटल हुए तो फिर ज़ाहिर वापसियाँ भी हुई। अभी भी हमने देखी है वापसी। क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की कोई बात होगी, क्योंकि हमने जो 1985 के इलेक्शंस थे उसमें हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बाइकाट किया, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी ने जी। उस वक़्त उनको बाइकाट नहीं करना चाहिए था और ये उन्होंने फिर पूरी ज़िंदगी रिग्रेट किया उसको। और ये बड़ा सीरियस इशू होता है। इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है, आपकी भले सीटें आएँ ना आएँ, कम आएँ ज़्यादा आएँ, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती या नहीं मिलती, लेकिन एटलीस्ट आपको आवाम
के वोटों के ज़रिए एक अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है। आपको पार्लियामेंट में जितनी भी रिप्रेजेंटेशन मिले, पार्लियामेंट में बैठ के आपको अपने हील इन करने का मौका मिलता है। आप अगले इलेक्शन के लिए, मुझे याद है पीपल्स पार्टी की 18 सीटें थी 97 में, उसके बाद फिर उन्होंने बाउंस बैक किया और फिर वो आए दोबारा से जब 2008 में तो पीपल्स पार्टी दोबारा आई। तो ये मेरा ख्याल है इलेक्शन पार्टी को अलहदा रखना या मैं नहीं हूं तो कोई भी नहीं है, मेरा ख्याल है ऐसा कोई मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है। और उसके बड़े सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे। एक तो पार्टी के लिए तो होंगे ही होंगे कि वो, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनमें से कोई पार्टी अगर साइड पे हो जाती है या कहती है कि अगर लीडर उनका नहीं है तो बाकी भी नहीं होगा, तो वो फिर ओवरऑल जो प्रोसेस है उस पर शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। आपका टर्न आउट बहुत कम चला जाता है। फिर नेचुरली 1997 में भी हमने देखा बहुत, वो बाद में खैर कर लिया गया किसी तरीके से, लेकिन 15-17% पे टर्न आउट चला गया था। तो वो क्रेडिबिलिटी इलेक्शंस की नहीं रहती इस तरह से। फिर तो ओवरऑल मुल्क में अगर कोई जमहूरियत के हम ख़्वाह हैं, हम आइडियल सिचुएशन नहीं है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पे बिल्कुल कोई वेस्टर्न डेमोक्रेसी वाला सिस्टम पूरा बन गया और हम बिल्कुल कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। मसले मसाइल होते हैं, लेकिन यही इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम से निकल के कभी 5 साल में एक मसला सॉल्व हुआ, दूसरा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें हटती हैं, देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यहाँ पे 200-300 साल के बाद पहुंची हैं। हम चाहते हैं कि हम 10-15 साल में या 30 साल में पहुंच जाएं वहाँ पे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में होनी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर होगा। वो क्या कहते हैं, जमहूरियत के सबसे बेहतरीन है मजीद जमहूरियत, उसको बेहतर करने के लिए उसका हल यही है। तो इसलिए ये मजीद जमहूरियत के लिए कोशिशें जारी रखनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी मिले जमहूर के जरिए हुकूमत में आने की, चलाने की, उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, एम्पल टाइम है और जाहिर है पेंशन हो, विल हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और अब तो हुक्मनामा भी है सुप्रीम कोर्ट का, देखते हैं क्या होता है। यहाँ डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर सर उठा चुकी है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की, जिसे पाक फ़ौज ने नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। SPR की जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आई और उसमें बताया गया कि हमले के दौरान PF के कारामद फ़ाल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ 3 गैर फ़ाल तैयारों को ही थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। फिर ये भी वाज़ेह किया गया है कि ऑपरेशन का फ़ौरी और पेशावराना अख्तिताम अमन के तमाम दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चौकस रहती है और किसी भी ख़तरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। यहाँ ये बात अहम है कि TTP की जानिब से गुज़िश्ता बरस नवंबर में हुकूमत के साथ जंग बंदी ख़त्म करने के ऐलान के बाद पाकिस्तान में ख़ास तौर पर KP और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 नवंबर जो कि गुजरा है, बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फ़ौज के 14 अहलकार शहीद हुए थे। फिर डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन के करीब बम धमाका हुआ था, 5 अफराद उसमें जाँ बहक हो गए थे। अयोब में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की थी और 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया था। नजमुल साकिब साहब, दहशतगर्दी की ये जो नई लहर है, आप क्या देख रहे हैं, वजूहात क्या हैं, और ये फिर जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ की वापसी का जो इस वक्त हम अमल देख रहे हैं, कुछ इससे अफाका आ सकता है इस तरह के वाक़यात में? देखिए, तालिबान आते हैं अगस्त 2021 में, ये जो इस वक्त के रूलर हैं काबुल में जी, उसके बाद से कई किस्म के जो हैं उन्होंने यकीन दहानियाँ पाकिस्तान को करवाई। उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट यकीन दहानी ये थी कि जी हमारे मुल्क से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक्सपोर्ट नहीं होगी, यानी हम उनको काबू में रखेंगे और कला कमा करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त से लेके जब से आपने लहर का जिक्र किया है और जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमने देखा कि एक एक करके जो इस वक्त के तालिबान हैं वो अपनी बात से मुकरते गए। हमारे यहाँ से बहुत सारे डेलीगेशंस भी गए,
मिनिस्टर लेवल पे भी गए, ISI के चीफ भी गए और उनसे खुल के बात की कि बाबा ये तो आपको पता है। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी हमारे बस में नहीं है, हमें पता नहीं है, वो जो एक लैतोलाल का एक सिलसिला होता है। जी जी। अब यह कि पाकिस्तान के लिए तो ये एक एग्जिस्टेंशियल मसला है ना जी। हमारे तो फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे खामखा के जो हमारे सिविलियन हैं उन पे अटैक हो जाता है। और ये जो अभी आपने बताया हैरानकुन बात है, उसमें ये जो आपने एयरबेस की बात की है, देखिए इसका क्या मतलब है कि ये लोग जो हैं ये हमारे अंदर ही कहीं पे हैं, क्योंकि उस एयरबेस के अंदर जाना चंद लोगों का और उस जगह पे अटैक करना, वो ठीक है, वो जहाज जो पड़े हुए थे वो इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि भाई आप इतनी उसमें आ कैसे गए। तो ये जो आपने दूसरी बात की है ना कि क्या इसका ताल्लुक उससे बनता है, देखिए हुकूमत वक्त ने जब ये फैसला किया कि तमाम इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर भेजा जाएगा, तो उसमें एक ये भी था कि जी ये जो अफगानी हैं, याद रहे कि इसमें बर्मीज भी हैं, बंगालीज भी हैं, इसमें जिम्बाब्वे के लोग हैं, इथियोपिया के लोग हैं और ये श्रीलंका के भी लोग हैं जो बगैर वीजे के रह रहे हैं या उनके पास ये है कि स्टे जो है वो उनका ओवरस्टे हो चुका है। चूंकि तादाद में अफगानी ज्यादा हैं इसलिए लगता है कि ये शायद अफगान बेस्ड है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात कि अफगानी जो हैं जो यहां पे हैं, अब देखें ना उधर से जब रेला आता है अफगानियों का, जो हमें क्या पता है कि उनमें 3-4 दहशतगर्द भी हैं, कैसे पहचानेंगे आप। फिर ये होता है कि वो जो आप सुनती है ना एक चीज सहूलतकार जी, एक बंदा अगर फर्ज करें कि उधर बैठा हुआ है यानी काबुल में बैठा हुआ प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई उसने एक्शन करना है इस तरह का दहशतगर्दी का, तो वो वहां से या तो फिर कोई मिसाइल फेंकेगा या करेगा सहूलतकार। तो इसमें यह है कि हुकूमत ने और खासतौर पे जो अस्करी हमारे इदारे हैं उन्होंने मुझे लगता है कि अपना होमवर्क पूरा किया है और उसके बाद ये बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी जब ये चले जाएंगे जो कि इलीगल माइग्रेंट्स या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन कमी जरूर इसलिए आएगी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए आएगी कि वो जो सहूलतकार हैं, देखिए मेरे मुल्क में कोई पाकिस्तानी है जो सियालकोट में पैदा हुआ, कराची में हुआ, हब उथल झाटपट में पैदा हुआ, कोयटा पिशावर में पैदा हुआ, अपने मुल्क के बारे में नहीं करेगा इस तरह की बात कि उस दहशतगर्द को अगर फर्ज करें 5 हैं तो अपने घर में पनाह देगा और उसको पता हो कि ये जो है इन्होंने कल किसी जगह पे जाके हमला करना है और वो भी किसी फौजी इंस्टॉलमेंट पे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो कौन लोग हैं जो सहूलतकार हैं? उनमें यह भी हो सकता है कि अफगानी ना हो, कोई बाहर से हो, क्योंकि दुनिया भर से लोग जो हैं वो पैसा लेते हैं और सहूलतकारियां करते हैं, वो उस मुल्क में किसी के भेस में चले जाते हैं। कयास ये किया जाता है कि जब ये अफगानी सारे चले जाएंगे हमारे भाई, जो कि अब उनको जाना चाहिए, आपकी इजाजत से 1 मिनट लूंगा इस बात पे जी जी। वो लोग जो ये बातें कर रहे हैं कि जी इनको आप क्यों भेज रहे हैं, वो टेक्निकलिटी है और रिपैट्रिएशन जो है वो तो वॉलंटरी होनी चाहिए, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए हमने ये सुना कि जो इस वक्त के तालिबान हैं जो काबुल में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ माइनिंग सेक्टर में, चीन के साथ, रूस के साथ, तुर्किया के साथ। अब उसके बाद हमें यह बताया उन्होंने कि हम डैम बना रहे हैं, सड़कें तामीर हो रही हैं, कारखाने लग रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, और अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो उन अफगानियों को जो कि महाजर बन के आए या उनको वो जगह छोड़नी पड़ी, अब हालात अच्छे हो रहे हैं, अब आप उनको वापस लेना। आप क्यों नहीं उन भाइयों को वापस लेते? हमारी तो मजबूरी है, हमारे तो इकोनॉमिक इतने हालात बुरे हैं कि हम उसके बुरी तरह से फंसे हैं। और ये जो फैसला है कि तमाम इमिग्रेंट्स जाएंगे इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं, उसमें 2 चीजें हैं, सिक्योरिटी का एंगल है और इकोनॉमिक एंगल है। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भाई जो चले गए थे जब हालात ठीक नहीं थे, अब वो वापस आ रहे हैं तो उनको खुले बाजुओं से उनको लेना चाहिए। इधर ये होगा कि पाकिस्तान पे ये जो हमले हो रहे हैं, हमने मस्तूम की बात देखी, हमने बन्नू देखा, अभी हम ये और देख रहे हैं, डेरा इस्माइल खान की बात आ गई है, उसके बाद ये एयरबेस की बात आ गई है, लकी की बात हो रही है। ये सारे इलाके जो हैं ये कौन लोग हैं? और उसमें ये याद रखिएगा कि अमेरिका जैसी ताकत भी अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश आना है ना, तो उसको पहले से आप नहीं असेस कर सकते कि यहां से,
क्योंकि ये चीज जो है ये छुपी हुई होती है। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं, मैं बड़े यानी फख्र से कह सकता हूं कि मेरे जो बॉर्डर्स की हिफाजत करने वाले लोग हैं, जिनके बारे में होता है जी कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जरा आप अंदाजा तो लगाइए कि अभी यानी कितने शहीद हुए हैं, ये जाने दे रही है अपने भाई आपके लिए। और इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, और इस वक्त आपस की बातें छोड़ के हमें यह देखना चाहिए कि हमें अगर कोई इत्तला मिलती है ऐसी जिसमें पता लगता है जी कि इस मोहल्ले में फलां आदमी, उसके घर में 15 रोटियां ज्यादा जा रही हैं, तो जरा चेक तो करें कि कौन है यहां पे, थोड़ी सी मदद हम करें। और ये अपनी हमारे लिए है कि हम इन लोगों को, इनको जो है वो निशानदही कराएं और मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाएं। हाँ, अब ये है कि ये प्रोसेस जो 1 नवंबर की दी गई थी डेट, मेरे ख्याल में इसको एक्सटेंड किया जाएगा, और वो शायद एक्सटेंड ऑलरेडी हो गई है। अच्छा। अब उस पर सिर्फ ये देखना है कि कितने जा सकते हैं, और थोड़ा सा हम देखेंगे कि सड़कों पे और गलियों में ज़रा ज़्यादा हमें यानी अस्करी जो हैं वो यानी कुव्वतें नज़र आएंगी, हमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ज़्यादा नज़र आएंगी। उससे घबराना इसलिए, डरना इसलिए नहीं है कि वो उन वाक़यात को रोकना है जो कि हो सकते हैं। और मुझे यानी किसी वजह से पूरी उम्मीद है कि हमारे जो अस्करी क़यादत है और जो हमारी हुकूमत इस वक्त की है, उनको ये पता है कि दहशतगर्दी हमारा मसला नंबर 1 है, उसको हर तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन होंगे, एक सियासी हुकूमत आएगी, एक सियासी पार्टी आएगी या कोalition बनेगी, तो थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, और उसमें इकोनॉमिक के साथ साथ सिक्योरिटी मसाइल भी हल होने की उम्मीद है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो दहशतगर्दी की नई लहर है, अफगान रेफ्यूजीज जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ थे, उनके वापस जाने से क्या ये काफ़ी होगा कि मामलात बेहतर हो सकें पाकिस्तान में, या फिर कुछ और इक़दामात भी लेने होंगे? नेशनल एक्शन प्लान की तर्ज पर मज़ीद दोबारा से उस तरह के इक़दामात लेने शुरू करने पड़ेंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, एक तो रामीन, इसको हम नई लहर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं ज़रा शिद्दत आ गई है। हम तो इसको फेस कर रहे हैं 20-25 साल से। जैसे जैसे आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, इनमें मज़ीद शिद्दत लाने की कोशिश की जाएगी और मामला ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। ये जितने वाक़यात हो रहे हैं, वक्ती तौर पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमने वापसी का एक फ़ैसला किया कि वो लोग जो इलीगल यहाँ पे हैं उनको वापस भेजा जाए, और ये वाक़यात इट्सेल्फ निशानदेही करते हैं कि हमारा ये फ़ैसला दुरुस्त था। इनके अंदर, इनकी आड़ में छुपे हुए लोग, इनकी पनाह में रहते हुए लोग, वो बुनियादी तौर पे ये वारदात का बायस बनते हैं। हमारे साथ वो क्या कहते हैं, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। अब जिनके लिए हमें ये ताने सुनने पड़ते थे, वो अब हुकूमत में आ गए हैं, तो वहाँ से हमें ये मुश्किल देखने में पड़ रही है। वो उधर से वो जो वादे के बावजूद, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी पाकिस्तान के खिलाफ, इसके बावजूद हो रही है, वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है। हमारे अंदर जो उनकी मौजूदगी किसी ज़माने थी, उनके हमदर्द भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने 10-15 साल बड़ी कोशिश करके, कॉम्बिंग ऑपरेशन करके पूरे मुल्क के अंदर से या न्यूट्रलाइज़ किया है, या ख़त्म किया है, या लोगों को ये कायल किया है जो हमदर्दी रखते थे कि भाई ये पाकिस्तान और हमारे लिए ठीक नहीं है, आपकी आने वाली नस्लों के लिए ठीक नहीं है। तो वो जो कुर्बानियाँ दी हैं हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने, वो ज़राएगा नहीं जानी चाहिए। उसके लिए जितनी कोशिश करके हमने एक पुरअमन माहौल पैदा किया, कहाँ रोज़ के वाक़यात होते थे, तो हम जिन मुश्किलात से गुजरे हैं, जिस तरह से हमने काबू पाया है, यकीनन उसको करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। वक्ती उबाल अभी है, थोड़ी शिद्दत आई है, लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चलता रहेगा, मामला ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन वी आर वेल प्रिपेयर्ड, और हमने ये जंग लड़ी है, हमारे से ज़्यादा किसी को एक्सपीरियंस नहीं है ये दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ने का और इनको कुचलने का। हमारे से बेहतर दुनिया में कोई फौज नहीं है, कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं जिसके पास ये तजुर्बा। आगे के लिए भी हम बिल्कुल तैयार हैं। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त का स्टे विद अस।
वेलकम बैक। की ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी दहशतगर्दी की, जो एक नई लहर शिद्दत के साथ सर उठा चुकी है, इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से भी जो एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया गया, एक हुक्म दिया गया, और उस पर हम देख रहे हैं कि अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत पर, और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की हम इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं उस पर। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, ज़रा हम ओवरऑल भी ज़रा इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि अब इस नहज पर जहां हम पहुंचे हुए हैं इस वक्त, इस तरह के वाक़यात मुसलसल तवातुर के साथ ये नज़र आ रहे हैं हमें होते हुए, इसके दाखिली खारजी अवामिल क्या हैं आपकी नज़र में? बहुत ही आला किस्म का सवाल है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले अपना एक शेर सुनाना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए, और इस दहशतगर्दी के जो हिसाब किताब हैं इसके पस मंज़र और पेश मंज़र में। अश्क कुछ बचा रखना अपनी अपनी आँखों के, अश्क कुछ बचा रखना अपनी अपनी आँखों के, हमने ही चुकाने हैं कर्ज पिछली नस्लों के। ये जो पिछलों के फैसले थे ना, वो अगले भुगत रहे हैं। आपको किसने कहा था कि 9/11 में जब होता है तो अमेरिका का साथ दें? सही बात है। आपको किसने कहा था? फिर हमने देखा कि जो जो आता रहा उसने उसमें बढ़ावा ही दिया। आप जब आग में अपने आप को झोंकते हैं और फिर आप समझें कि अपनी मर्जी से ही आग बुझ जाए, अपनी मर्जी से ही सारे हालात ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आप दरिया में छलांग लगाते हैं और ये समझें कि हम तो खुश्क रहेंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं है। मैं आपको 3-4 जो है ना वो इंडिकेटर्स बताता हूँ। सवाल आपने बड़ा अहम किया है। जी जी, देखिए, जरा देखिएगा कि 240 मिलियन लोग हैं एक मुल्क में, छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान है। 240 मिलियन लोग हैं, कुदरती वसाइल से माला माल है ये मुल्क, और तुर्रा ये है कि न्यूक्लियर ताकत है, उससे भी बढ़ के मुसलमान है। तो इसको ताकतवर रहने दिया जाए कि कमजोर किया जाए, तो ये आपके खारजी अवामिल में ये बुनियादी चीजें हैं कि पाकिस्तान की एक तस्वीराती अहमियत है, पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है जो कि दुनिया मानती है। इसी वजह से आप देखें कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो पाकिस्तान के पास आके तो तकरीबन हाथ जोड़ के कहता है जी आप हमारी मदद करें, रूस इधर आ गया है। फिर अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क हमसे कहता है कि जी 9/11 है, हमें हमारी मदद करें, और हम बिल्कुल सोचे समझे बगैर। मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर अगर आप उस वक्त होते ताकत में जब ये बात हो रही थी कि हम आपके साथ मिलके तो इन तालिबान का या यानी अफगानिस्तान की सूरत हाल का और दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, तो आप ना कर देते? क्योंकि उधर से तो जवाब आया था कि फिर आपको उस जगह पे पहुंचा देंगे, वो पत्थर वाले जमाने में, तो आप क्या करते? मैंने कहा मैं जरूर करता, मैं वही बात करता जो कि उस वक्त के हुक्मरान ने की, लेकिन मैं उसके बदले में कुछ करवाता। देखिए, ये अगर बिजनेस है तो फिर ठीक तरह से बिजनेस कीजिए। मैं उनसे कहता है जी इतना तो मेरा कर्जा है। कितना कर्जा है जी? ये को $20 बिलियन है जी। तो मैं को $50 बिलियन का सौदा कर लेता, और यकीन कीजिए उस वक्त अमेरिका की हालत ऐसी थी कि वो ये मान भी लेता। सही बात है, क्योंकि वो इस वक्त उसकी पूरी की पूरी जो उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसका जो इमेज है, उसका हिसाब किताब है। देखिए ना, ट्विन टावर्स गिरे हुए हैं आपके यानी घर के अंदर जो है, तो उसको हमने डील ठीक तरह से नहीं किया। अब आते हैं इन खारजी ताल्लुकात। ये जो खारजी मैंने अवामिल बताए हैं, इसमें कुछ दाखिली अवामिल भी हैं। मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी जब शुरू होती है तो हमारे अंदर के हालात कैसे हैं? मुझे उसमें नजर आता है कि कोई दयानतदार और समझदार लीडरशिप जो है वो हमारे पास नहीं रही। गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, दयानतदार और समझदार, ये कॉम्बिनेशन है जो कि अगर बने तो आप इस किस्म के किसी यानी ऊद बुलाव से आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहां किसी वजह से इज्तिमाई सोच का फुकदान रहा है कि जो कलेक्टिव आपकी अप्रोच होती है वो नहीं रही। तीसरा, कि हमारे शॉर्टकट्स ढूंढने के मसाइल हैं। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, फटाफट कुछ हो जाए, लंबी रेस हो, मैराथन हो तो हम घबरा जाते हैं। और फिर यह है कि जो हमारे यहां अपोजिशन होती है वो अपना काम नहीं करती, अपने किरदार को समझती है। मिसाल के तौर पे कि जी जाएं हुकूमत से बात करें,
भाई आप अगर ऑपोजिशन में हैं हाँ। तो आपका भी उतना ही मुल्क है जितना, और कल को आपने हुकूमत में आ जाना पार्लियामेंट का तो काम क्या आपने consensus कभी करना ही अपनी है। जिंदगी में ये देखा है कि अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मिल के, सिर्फ एक वक्त आता है और वो कश्मीर पे जब बात जी, होती है ठीक तो है। ये आपकी जो नेशनल सही असेंबली बात और सेनेट में मुत्तफिका तौर पे होता है, लेकिन दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। तो मैंने जो आपको अवामिल कुछ बताए बड़ी हैं अहम आपने उसकी सारी बिना पॉइंट- पे मैं एक बात आपसे जी, कर जी। सकता हूं। जी जी मैं एक आपसे वसूख से बात कर सकता हूं क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में जानता हूं कि आपका दुनिया भर से कोई भी कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता अगर आपके अंदर इत्तेहाद हो। ठीक है। मैं उसकी एक ये बड़ी मिसाल आम बात देता कर दी। हूं। टाइम थोड़ा शॉर्ट है। नजमुल 1959 साकिब में साहब, राव फिदेल खालिद साहब कास्ट- की भी ओपिनियन मैंने शामिल करनी है। फटाफट 1959-60 में फिदेल कास्त्रो आता है अमेरिका की मर्जी के खिलाफ और उसके ऊपर 45 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होती हैं। वो नहीं मार सकता अमेरिका। सीआईए में लिखा हुआ है ये, जी। वो जो वो सीआईए ना इनकी, जी। उसमें उन्होंने कहा जी क्यों, इसलिए कि उसके अपने लोग उसको बचा लेते थे। उसका पता ही नहीं होता था वो कहाँ सोता है, सही बात कहाँ है। नहीं, रहता है। तो बड़ी- अगर हम हमारे अंदर इत्तेफाक है, हम लोग अगर मुत्तफिक हैं इस बात पे, तो हम किसी भी दहशतगर्दी को तरह इतना की बड़ा किसी भी तरह की मसला मुसीबत से, नहीं। आफत से हम निमट सकते हैं। राव खालिद साहब, ये जो खारजी प्रेशर की बात की, हमने क्यों सरेंडर किया, ये सवाल भी तो वहाँ है ना। हमें हमारा कोई मफादात जुड़े हुए थे या कोई ऑप्शन नहीं था। फिर सीटो सेंटो हमने तो साइन कर लिया था, इंडिया ने नहीं किया था, तब की बात है जब, तो उनको ज़ाहिर उस चीज़ का फ़ायदा भी हुआ। क्या कहेंगे, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज़। हम पहले ही बरे जा रहे होते हैं, अगले थोड़ा सा इशारा करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल जी हम कुर्बान होने को तैयार हैं। मुरव्वत में मारे जाते हैं हम अफगान, चाहे अफगानिस्तान के मसाइल हो, अफगान के मसाइल हो या वैसे हो। आप उसकी कॉलिन पावल की बुक पढ़ ले। उसने कहा कि मुझे प्रेसिडेंट ने बुश ने कहा कि आप उनसे बात करें कि ये हो गया है तो आप हमारे ये इस तरह से हमारी मदद कर दें। तो उसने कहा कि मैंने जब बात की तो वो 4 हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा जी हाँ फिक्र ही कोई नहीं, हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। तो वो हम इस तरह तो लेट जाते हैं फौरी तौर पे। तो मैं क्योंकि बड़ा करीब से मैंने देखा है वो सारे जी, दौर जी, को। जी, जी, मेरी जी। जनरल मुशर्रफ के साथ एज रिपोर्टर ड्यूटी थी APP अच्छा। के। तो मैं 4-5 साल बड़ा करीब से देखा है। नजमुल साकिब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको जितनी हमारी ज़रूरत थी वेस्ट को और अमेरिका को, हमने बिल्कुल वो मुरव्वत में सब कुछ गवा दिया। ताने भी हमने झेले, मुश्किलें भी हमने उठाई, कुर्बानियां भी हमने दी, इकोनॉमिकली भी हम तबाह हुए। और हम अब मुरव्वत में बस और मोहब्बत में हम कि हमें वो खुश कर देते थे। आप फ्रंट लाइन स्टेट है, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं, जनरल मुशर्रफ जैसा सदर कोई नहीं, तो हम इस पे खुश होकर बैठ जाते थे। यकीनन हमें अपने मुल्क का मफाद, इज्तमाई मफाद और इत्तेहाद, ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। बड़ा सही इशारा किया दरिया को अपने कूजे में समेट दिया। आप नहीं चल सकते अगर आप ये नहीं रखेंगे। आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। हाफ़िज़।